नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। गुरु और चेले की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जब गुरु और चेले में आपस में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए और गुरु चेले के रहस्य खोल दे या चेला गुरु के रहस्य खोल दे, तब बड़ी विचित्र स्थिति होती है। अब यहाँ पर हम दो गुरु और चेलों की बात कर रहे हैं और दोनों के दोनों भारत के स्पाई मास्टर रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों देसी जेम्स बॉन्ड रहे हैं। एक रहे हैं और एक वर्तमान में अभी भी है। आपने संभवतः नाम गेस कर लिए होंगे, लेकिन आपको मैं ज़्यादा रहस्य में नहीं रखता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। और ये है एएस दुल्लत और अजीत डोभाल। और एएस दुल्लत जो है, ये भी आप जानते हैं, ये तो आईबी के और रॉ के दोनों के चीफ रहे हुए हैं और आईबी के चीफ अजीत डोभाल साहब भी रहे हुए हैं। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। कल इनका एक इंटरव्यू आया और इनका इंटरव्यू ले रहे थे कौन? वही करण थापर। करण थापर, जो कि प्राणनाथ थापर, जिन्होंने भारत का जो 1962 का युद्ध था उसमें कलंक प्राप्त किया था हारने का, उनके सुपुत्र। तो और उनके भी जो बड़े, जो उनके दादाजी जो थे, वो भी अंग्रेज़ों के ख़ास पिट्ठू थे। तो इस करण थापर ने इंटरव्यू लिया एएस दुल्लत का। उनकी एक नई पुस्तक जो आज लॉन्च हो रही है, बल्कि आज 21 है, 22 यानी कल लॉन्च हो रही है, और उसका नाम है अ लाइफ इन द शैडोज़। दुल्लत साहब कई तरह की पुस्तकें लिखा करते हैं। उन्होंने आईएसआई के पुराने चीफ असद दुर्रानी के साथ भी मिलकर पुस्तक लिखी थी। वो सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति के लिए जाने जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको बोला है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमने अजीत डोभाल जी की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो कश्मीर की नीति है, इसलिए क्योंकि कश्मीर की नीति में उन्हीं की चलती है। ये वो सब लोग जानते हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जैसे जयपुर डायलॉग्स। तो उस कश्मीर की नीति के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि अजीत डोभाल जी को एएस दुल्लत जी कैसे देखते हैं। एएस दुल्लत जी ने अजीत डोभाल जी की पर्सनालिटी के बारे में, शख्सियत के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जो बातें कहीं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि ये बहुत ही काबिल व्यक्ति तो हैं, एक बड़े ही काबिल जासूस हैं, ये बात तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, ये बहुत ही एम्बिशियस हैं, और एम्बिशियस होने के साथ साथ ये जानते हैं कि किसकी चमचागिरी करने से इनका काम निकलेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल, इनकी निगाहें बिल्कुल लगी रहती हैं, ये कौन आगे आने वाला है, किसकी चलेगी, इसका पूरा ध्यान रखते हैं और उस हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अडैप्ट कर लेते हैं। अडैप्ट करने का मतलब ये हुआ कि इनके लिए कोई अपना कोई नीति, ईमान इत्यादि नहीं है। ये जिसके साथ चलना चाहते हैं या जो इनके लिए हितकर होता है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। और इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए। पहले बताया इन्होंने कि जब एनडीए की सरकार थी, तब डोभाल साहब जो थे वो आईबी में हाई पोजीशन पे थे, उस समय डायरेक्टर नहीं थे ये, और उस समय उस हाई पोजीशन में ये लाल कृष्ण आडवाणी के अत्यंत निकट थे। और लाल कृष्ण आडवाणी के निकट होते हुए इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो कि जो अटल ग्रुप था उसके विरुद्ध भी माना जा सकता है। उसके पहले की एक बात और बताई इन्होंने बताई कि 1996 में एएस दुल्लत साहब के बारे में हम बता चुके हैं कई बार आपको, कि जब वो 1989-90 का
जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तो मेरी पुस्तक में भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसके एक कर्णधार जो थे वो स्वयं A.S. दुल्लत जी थे। और A.S. दुल्लत जी कहते हैं कि 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार आने वाली थी तो वो स्वयं लेकर गए अजीत डोभाल को और उन्होंने उनका परिचय कराया फारूक अब्दुल्ला से। तो फारूक अब्दुल्ला के साथ में और फिर उनका अपॉइंटमेंट हुआ कश्मीर में IB चीफ ऑफ कश्मीर। मेरे विचार से उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट हुआ करती थी वहाँ पे। तो ज्वाइंट डायरेक्टर IB बन के वो कश्मीर गए। कश्मीर में उन्होंने A.S. दुल्लत साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, A.S. दुल्लत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की PDP बनवाई। ध्यान रखें, PDP के बनवाने वाले उसको फैसिलिटेट करने वाले थे श्री अजीत डोभाल बकौल उनके गुरु के। और इसी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का अपहरण करवा के और पूरा का पूरा जो नाटक रचा गया 1989-90 में, जिसमें कश्मीर लगभग अलग हो गया था। आपको ध्यान हो कि 26 जनवरी 1990 का दिन मुकर्रर हुआ था, तय हुआ था, निश्चित हुआ था कि जिस दिन पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में सचिवालय से फहराया जाएगा। वो तो भला हो जगमोहन जी का, जो जगमोहन जी का वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया। जिस दिन जगमोहन जी का अपॉइंटमेंट हुआ, जिस दिन जम्मू पहुँचे, उसी दिन रात को तो सारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया। और ये सारी स्थिति जानकारी होते हुए भी A.S. दुल्लत साहब जो थे वो लगातार उस समय कश्मीर के जो अलगाववादी थे उनके साथ पींगे बढ़ाते रहे, क्योंकि उनका पूरा इतिहास ही यही है कि वो अलगाववादियों को ख़रीदने में विश्वास रखते हैं। और उस अलगाववादियों को ख़रीदने के चक्कर में उन्होंने अरबों रुपए इधर से उधर किए हैं। अब कितने तो उसमें गए अलगाववादियों के पास और कितने बीच में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो कश्मीर में ऑपरेट करती है वह कभी भी 370 हटाने के पक्ष में नहीं थी। खैर, फिर ये बताते हैं कि 1996 में ये पूरा इन्होंने किरदार बताया, जो पूरा पात्र खेला गया अजीत डोभाल जी द्वारा, वो बताया किस तरह से उन्होंने PDP को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर बताते हैं कि वो अडवाणी के क्लोज हो गए, मतलब राजीव गांधी से निकल के फिर नरसिम्हा राव सरकार में, फिर आगे जाके आपके जो साझा सरकारें थीं उनमें से निकल के अडवाणी के क्लोज हो जाना, ये दिखाता है कि A.S. दुल्लत साहब जो कह रहे हैं कि ये कितने अजीत डोभाल कितने महत्वाकांक्षी और कितने सत्ता के चिपकने वाले हैं, वो इससे स्पष्ट हो गया। आगे जो बताते हैं वो और भी अधिक रुचिकर है जो A.S. दुल्लत साहब बता रहे हैं। और A.S. दुल्लत साहब इसलिए भी क्योंकि लगातार इस इंटरव्यू में बीच बीच में वो कहते रहते हैं कि नहीं मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अजीत डोभाल को, वो बड़ा काबिल आदमी है, निश्चित रूप से काबिल आदमी है, उसकी काबिलियत में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर वो काबिल ना होता तो मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी बिजनेस थोड़े ही चला रहा होता है, तो इसलिए काबिलियत चाहिए। हर बड़े बिजनेस के लिए काबिलियत तो चाहिए। वो बेटा बिजनेस कर रहा है बाप के नाम पे, तो उसके लिए भी काबिलियत तो निश्चित रूप से चाहिए। तो ये अडवाणी जी के क्लोज थे और अडवाणी जी के जाते ही जैसे सरकार आई तो ये जो उनके IB NSA जो बने, जो पहले IB के चीफ रहे हुए M.K. नारायणन वो बन गए चीफ। तो कैसे साहब के M.K. नारायणन के पीछे लग के और ये डायरेक्टर IB बन गए। ये डायरेक्टर IB कब बने थे, आपको याद दिला दिया जाए। ये डायरेक्टर IB तब बने थे जब UPA की सरकार आई थी। अब UPA की सरकार में ये चाहते थे कि इनको 2 साल का टर्म मिले। मैं नहीं कह रहा, A.S. दुल्लत साहब कह रहे कि इनको 2 साल का टर्म मिले। तो 2 साल का टर्म इनको तो मिला नहीं, क्योंकि वो जो 2 साल के टर्म वाला जो एक नियम बनना था वो इनके समय में नहीं बना। ये 8-10 महीने में हो गए रिटायर और उसके बाद से ये रुष्ट हो गए M.K. नारायणन जी से और ये रुष्ट हो गए UPA की सरकार से भी।
और यूपीए की सरकार से रुष्ट होने के बाद में फिर इन्होंने ये पता किया और ये देखा, लगभग 2006 के आसपास इनको लगा कि सरकार वापस आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, अडवाणी जी के निकट थे। तब इन्होंने एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन करके एक संस्था बनाई, एक थिंक टैंक बनाया, जिसमें इन्होंने राष्ट्रवादी चोला ओढ़ना आरंभ किया। और उस राष्ट्रवादी चोले की आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपने बहुत सारे उसके वीडियो सुने होंगे। एक वीडियो जिसको मैं बार बार कोट करता रहता हूं और फिर जो आज इनके कार्यकलाप हैं उनसे तुलना करता रहता हूं, उसमें इन्होंने क्या कहा था, आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि इतिहास कभी उसको माफ नहीं करता जो विचारों को कर्म के ऊपर प्राथमिकता देते हैं। इतिहास कभी उनको माफ नहीं करता जो विचारों को कर्म के ऊपर प्राथमिकता देते हैं और जो न्याय को शक्ति के ऊपर प्राथमिकता देते हैं। ये इनके उद्गार हैं और इसको लेके इनकी बड़ी वाहवाही हुई थी। एक बात और कही एस दुल्लत साहब ने कि जो ब्लैक थंडर का वो जो पूरा किस्सा है कि जिसमें इन्होंने रिक्शे वाले का वेश धारण करके और आईएसआई का एजेंट बनके और सफलता प्राप्त कर ली स्वर्ण मंदिर के अंदर जाके, और वहाँ से इन्होंने इंटेलिजेंस प्राप्त की। उनका कि इसका कोई बेस नहीं है, इस किस्से का कोई बेस नहीं है। यह अवश्य है कि इन्होंने बहुत अच्छी इंटेलिजेंस वहाँ से गैदर की, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो किस्सा है ये इनके महिमा मंडन का एक अंग है, क्योंकि ये अपना महिमा मंडन कराने में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। आज भी आप इसको देख रहे हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम सभी को विचार करना पड़ेगा, और वो ये है कि 2006 के आसपास इनकी आपस में मीटिंग होती है और कश्मीर के बारे में कि कश्मीर को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में ये दोनों एक मत हैं, और दोनों एक मत थे। और वो एक मत क्या था आप सभी जानते हैं। वह एक मत यह था कि ये जो सियाचिन है वहाँ से हटा ली जाए सेना, और वो तो भला हो उस समय जो आर्मी चीफ थे उन्होंने अपना अंगद का पैर वहाँ पर डाल के और वो खड़े हो गए कि नो, और इस कारण से वो नहीं हो पाया। लेकिन इसमें पूरी तरह से दुल्लत साहब कहते हैं कि इसमें पूरी तरह से इनकी भी सहमति थी, क्योंकि यह भी जो है उसी विचारधारा के पोषक हैं जिसमें अलगाववादियों का दिल जीतना है, जिसमें आज भी इतना सारा सब कुछ हो जाने के बाद भी ये उस विचारधारा के पोषक हैं जो कहती है कि अलगाववाद को ख़रीदा जा सकता है, अलगाववाद का तुष्टीकरण किया जा सकता है, अलगाववाद का तृप्तिकरण किया जा सकता है। और ये सब आप लोगों को यदि इसकी पुष्टि चाहिए तो आप पुष्टि देख लें, जिस प्रकार से मौलाना साद, सीएए वाले दंगे और कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है वो यह है। तो अब एक प्रकार से जो भी हम कह रहे थे आज तक कि कश्मीर की नीतियां पूरी तरह से गलत रास्ते पर जा रही हैं, उसके ऊपर एएस दुल्लत साहब की ये पुस्तक जो है ये मुहर लगा रही है। एएस दुल्लत के हम सदैव आलोचक रहे हैं, लेकिन एएस दुल्लत जब ये कहें कि उनकी और अजीत दोवल की कश्मीर नीति एक ही प्रकार की है, और जब हमें यह पता हो कि 370 हटाने के समय प्रचंड विरोध किया था इन्हीं अजीत दोवल जी ने, और उसके बाद में जब वह हो गया तो उसके बाद फिर कुछ करके और कश्मीर नीति से पूरी तरह से होम मिनिस्टर को साइडलाइन करवाने में इनकी भूमिका रही थी, जिसके बारे में हम लगातार कहते रहे हैं। और अजीत दोवल जी ने भी ये भी कहा कि यदि इनकी आयु न हो गई होती तो संभवतः यह है होम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते। एक बात और भी कही कि ये जो हैं ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कॉन्फिडेंस में हैं,
लेकिन होम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंस में हैं या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। और एएस दुल्लत साहब को जो समझते हैं उसका अर्थ ये है कि होम मिनिस्टर के ये प्रतिद्वंदी हैं, और यह स्थिति किसी भी प्रकार से एक प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो होम मिनिस्टर के बराबर में खड़ा हो। इसीलिए ये पूरी की पूरी जो कश्मीर की नीति है, जिसको ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमारे अजीत डोभाल जी के अंडर में ड्राइव कर रही है, जिसमें ये आज भी जिहाद के साथ समझौते, जिहाद को अपीजमेंट, जिहाद का तुष्टीकरण, तृप्तिकरण करने की नीति पर चल रही है, और जिसमें ये कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार है उसको जेनोसाइड मानने से इनकार कर रही है, जो जम्मू को एक प्रकार से फिर से बंधुआ बना रही है कश्मीर घाटी का। ये पूरी की पूरी नीतियां जो हैं वह एएस दुल्लत की नीतियां हैं, जो अजीत डोभाल के तत्वावधान में चल रही हैं। यह एक बहुत ही गंभीर रहस्योद्घाटन है, यह पूरी एक ज़बरदस्त पोल खोल है, और इस पोल खोल का मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को, यानी हमारे दर्शकों को, हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, हमारी सुरक्षा कम्युनिटी को, इन सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एएस दुल्लत और अजीत डोभाल में क्या समानताएं हैं, और क्या वे समानताएं जो हैं वो भारत के लिए हितकर हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।